अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर बार बार रिपीट होने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे, उनके उर्दू मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आपके पास एक वर्ड है रेज़ोल्यूट। रेज़ोल्यूट का मतलब होता है साबित कदम रहना, अपने पाँव पे जमे रहना, अपनी बात पर कायम रहना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम यानी कि इससे मिलता जुलता, सिनोनिम का मतलब होता है मिलता जुलता, जो इसका मीनिंग हो सकता है वो डिटरमाइंड है, पुख्ता इरादा करना, अपनी चीज़ अपनी बात पर कायम रहना, पुख्ता इरादा करना। या वीक, इसका उलट हो सकता है कमज़ोर, जो अपनी बात पर कायम ना रह सके। एंटोनिम कहते हैं जो उलट मायने देता हो। नेक्स्ट आपके पास है रैक। रैक का मतलब होता है तबाही, बर्बादी। सिनोनिम इसका होता है रूइन। रूइन का मतलब भी तबाही और बर्बादी होता है। और इसका एंटोनिम जो है वो आपके पास रिपेयर होगा, दोबारा रिवाइव करवाने वाला, दोबारा से उसको जोड़ने वाला। ठीक है, दोबारा से उसको उसकी असल हालत में लाने वाला। नेक्स्ट है चीकी। चीकी का मतलब होता है गुस्ताख। रूड भी कहते हैं इसको हम, इसका सिनोनिम रूड भी लेते हैं और इसके साथ साथ इसका एंटोनिम जो होता है पोलाइट, यानी कि मुहज़्ज़िब, जो गुस्ताख ना हो। रूड जो होता है बदतमीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेलाड्रॉइट। मेलाड्रॉइट जो होता है वो अनाड़ी होता है, उसको किसी भी काम में महारत हासिल नहीं होती, तो उसको हम सिनोनिम लेते हैं क्लमसी, अनाड़ी। इसका मतलब भी अनाड़ी होता है। और इसका एंटोनिम होगा स्किलफुल, यानी कि जिसको अपने काम में महारत हासिल हो। नेक्स्ट आपके पास है डेवलिश। डेवलिश का मतलब होता है शैतानी, जिसकी सोच शैतानी हो। डेविल से निकला है वर्ड डेवलिश। तो विकेट, विकेट का मतलब भी शरारती, शैतानी। ठीक है, ये इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। और इसके साथ आपके पास गुड, जो अच्छाई, जो कि डेविलिश का एंटोनिम है, उसका उलट है बुराई और अच्छाई। ठीक है, तो विकेट बदकार को भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन जो होती है वो दुआ को कहते हैं, बरकत को कहते हैं, किसी की आप कह लें कि मेहरबानी को कहते हैं। ठीक है, तो ब्लेसिंग नेमत को कहेंगे और इसका उलट होता है कर्स, यानी कि बद्दुआ देना। अनलॉफुल, गैर कानूनी, इसका सिनोनिम होता है इल्लीगल, गैर कानूनी, जबकि लीगल जो है कानूनी, वो इसका एंटोनिम है अनलॉफुल का। नेक्स्ट आपके पास है इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट जो है वो आपके पास मतलब होता है, इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है कम होने वाली, यानी कि रेयर, जो नायाब पाई जाए, बहुत कम दिखने को मिले। तो इसका उलट होता है फ्रीक्वेंट, अक्सर औकात, ज़्यादा यानी कि दिखने वाली। अपॉर्चून यानी बर वक्त, मौजू, जैसे ही मौका मिले उसको आपने अचीव कर लिया या उसको आपने कंज्यूम कर लिया। तो अपॉर्चून का मतलब होता है टाइमली, बर वक्त। और अनटाइमली इसका क्या होगा एंटोनिम, यानी कि जो मौका गवा दे, बर वक्त काम ना करे। नेक्स्ट आपके पास है जी एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल कहते हैं तजर्बाती तौर पर, टेंटेटिव। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब भी यही होता है, यानी अगर आप टेंटेटिव को इस सूरत में भी ले सकते हैं जिसमें आपको गैर यकीनी हो, अभी आप उसके ऊपर काम कर रहे हों और आप आर्जी तौर पर उसको लेना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब भी टेंटेटिव होता है। प्रूवन का मतलब होता है साबितशुदा, यानी कि जो आपके पास जिसके लिए ठोस सबूत मौजूद हो। तो एक्सपेरिमेंट के लिए तो हम करते ही इसीलिए ना, किसी बात को हमने साबित करना होता है। जो प्रूवन होगा उसका मतलब ये है कि आप उसको साबित कर चुके हैं, उसके एविडेंसेस आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है जी प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी का मतलब होता है काबिल तारीफ, एडमायरेबल। ठीक है, जिसको चाहा जाए। और ब्लेम वर्थी का मतलब होता है जिससे नफरत की जाए, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सके। ठीक है, जिसके ऊपर डाउट हो कि यही सारे उल्टे काम करता है, तो उसको हम ब्लेम वर्थी कहते हैं। तो ये इसका प्रेज वर्थी का उलट होगा, एडमायरेबल इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट आपके पास है जी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है आजिज़ इंसान, सादा इंसान, हम्बल। ठीक है,
जैसे हम कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा आजिज़ है, बहुत ज़्यादा नरमी सॉफ्ट तरीके से बात करता है। सेकंड चीज़ आपके पास इसका एंटोनिम होता है प्राउड, जिसको बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो, गरूर हो, तो वो मोडेस्ट का उलट होता है। नेक्स्ट है आपके पास पीविश। पीविश का मतलब होता है चिड़चिड़ा, इरिटेबल, जो तंग करने वाला हो। और इसका उलट होता है चीयरफुल, जो खुश मजाज हो, जौली हो। ठीक है, जौली भी आप इसका एंटोनिम कह सकते हैं। तो ये कुछ जी आपके पास आज के लेक्चर के अंदर इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स और वर्ड्स थे जिनको मैंने आपको उर्दू के साथ सिखाया है। आपने इनको वन टाइम लिखना है और उसके बाद इसको 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है। और उसके बाद आपने 2 मिनट का ब्रेक लेना है और अपने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर याद करने की कोशिश करनी है कि आज आपने कितने नए वर्ड सीखे हैं। अगर आप 7 से 8 वर्ड्स भी अपने दिमाग में दोहरा पाते हैं किताब बंद करके, या जिस रजिस्टर पे आपने लिखे हैं उसको बंद करने के बाद, तो इट मीन्स कि आप काम कर रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स जो बार बार रिपीट होते हैं। जी फर्स्ट ईडियम आपके पास है फेयर वेदर फ्रेंड। ऐसा दोस्त जो मतलबी दोस्त हो, अच्छे टाइम का दोस्त हो और बुरे टाइम में आपको अकेला और तने तनहा छोड़ दे। फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं मतलबी दोस्त को, अच्छे वक्तों का दोस्त, बुरे टाइम में आपको छोड़ जाए। ही प्रूव्ड टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड, वो एक मतलबी दोस्त साबित हुआ। व्हेन ही लेफ्ट मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, जब उसने मुझे मुश्किल हालात में तनहा छोड़ दिया। फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है बाइस फ़ख्र कामयाबी। मतलब ऐसी कामयाबी जिसके ऊपर आप फ़ख्र कर सकें, जिसके ऊपर आपको बाइस इज़्ज़त महसूस होती हो, उसको कहते हैं फीदर इन वंस कैप। तो अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें, या आपके पास कहीं सेंटेंस में लिखा आता है और वो कहता है कि जी आप इसका जो मीनिंग है उसको इन्फर करें, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखें, समझने की कोशिश करते हैं। विनिंग द गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल तमगा जीतना, सोने का तमगा जीतना, वाज अ फीदर इन हर कैप, उसके लिए एक बाइस फ़ख्र कामयाबी थी। मतलब गोल्ड मेडल, कामयाब तो सब होते हैं, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं कि विनिंग द फर्स्ट पोजीशन वाज अ फीदर इन हर कैप। ये भी कह सकते हैं कि पहली अव्वल पोजीशन जो है वो जीतना या हासिल करना उसके लिए बाइस फ़ख्र कामयाबी थी, या फिर सोने का तमगा जीतना उसके लिए बाइस फ़ख्र कामयाबी थी। तो ऐसी कामयाबी जिस पे आप फ़ख्र कर सकें उसके लिए हम कहते हैं फीदर इन वंस कैप। नेक्स्ट है बर्न द मिड नाइट ऑयल। दिन रात मेहनत करना, रात देर तक मेहनत या पढ़ाई करना। ठीक है, दिन रात एक कर देना किसी काम के लिए, टू अचीव योर गोल्स। सो शी बर्न द मिड नाइट ऑयल, उसने दिन रात एक कर दी, बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम, अपने सालाना इम्तिहान या ख़त्मी इम्तिहान में से पहले। सो शी बर्न द मिड नाइट ऑयल बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम। अगर आप लफ्ज़ी इसका तर्जमा करेंगे तो वो ये बनेगा कि उसने अपने हतमी इम्तिहान से पहले रात देर तक मेहनत या पढ़ाई की। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स का मतलब होता है हद से ज़्यादा मेहनत करना। एक तो आप मेहनत करते हैं, मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, मेहनत वो भी कर रहा है, बट एक बंदा जो है वो 2 2 जॉब्स कर रहा है, 3 3 जॉब्स कर रहा है। वो मतलब अपना आराम को साइड पर रख रहा है, बट अपने कमाने पे या फिर आप कह लें कि ज़्यादा मेहनत करने को तरजीह दे रहा है। तो इस तरह के शख्स के लिए हम यूज़ करते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। सो ही इज़ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए वो हद से ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि किसी तरीके इससे जान छूटे। नेक्स्ट है जी बरी द हैचेट, सुलह कर लेना। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ और आपने उसके साथ क्या कर ली, सुलह कर ली, दोबारा से आप उसके साथ दोस्ती हो गई। तो इसको क्या कहते हैं इडियोमैटिक लैंग्वेज के अंदर, बरी द हैचेट। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, द टू ब्रदर्स बरीड द हैचेट आफ्टर मैनी ईयर्स। दो भाइयों ने बहुत सालों की लड़ाई के बाद सुलह कर ली। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट, शिकस्त खाना। ठीक है, बाइट द डस्ट, शिकस्त खाना, हार जाना। ठीक है, ये भी इसका मतलब हो सकता है। आवर टीम बाइट द डस्ट इन द चैम्पियनशिप, के चैम्पियनशिप के अंदर हमारी टीम
जो है उसने शिकस्त खाई। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैनी टीम्स बाइट द डस्ट इन द टूर्नामेंट, कि बहुत सारी टीमें जो थी उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर शिकस्त खाई। नेक्स्ट आपके पास है ब्लैक शीप, एक ऐसा शख्स जो बदनाम हो। तो ख़ानदान का जो बदनाम फ़र्द होता है उसके लिए हम ब्लैक शीप का वर्ड यूज़ करते हैं। सो ही इज़ कंसीडर्ड द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, वो ख़ानदान का बदनाम फ़र्द समझा जाता है या बदनाम ज़माना फ़र्द समझा जाता है। इसको आम तौर पर नेगेटिव मीनिंग में ही लिया जाता है। नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड का मतलब होता है खरी खरी बात कर देना, सच्ची बात कर देना, मुंह पे बात कर देना। शी ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड, वो हमेशा खरी बात करती है, वो सच्ची बात करती है, मुंह पे बात कर देती है। नेक्स्ट है जी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसी चीज़ जो आपको शुरू में तो लगती थी तकलीफ दे, लेकिन बाद में जाकर आपको एहसास हुआ ये तो मेरे लिए नेमत थी। तो बज़ाहिर नुकसानदेह लगना मगर हकीकत में वो आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो जाए, तो उसके लिए आप कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लूजिंग दैट जॉब वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो कहता है कि उसके लिए वो नौकरी से हाथ धो लेना बाद में उसके लिए फ़ायदामंद साबित हुआ। शुरू में तो उसे लग रहा था कि मेरी जॉब चली गई तो मैं तो जी लुट गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाद में उसको लगा कि हाँ अच्छा ही हुआ कि चली गई, क्योंकि मुझे आगे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या मिल गई है। इसके लिए एक और आप सेंटेंस भी कर सकते हैं अगर आपको अभी समझ नहीं आई। द हैवी रेन वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि मूसलाधार जो बारिश थी वो उसके लिए बज़ाहिर तो नुकसानदेह लग रही थी मगर बाद में फ़ायदेमंद साबित हुई। क्यों? बिकॉज इट प्रिवेंटेड अस फ्रॉम टेकिंग अ डेंजरस रोड, क्योंकि इससे हम बचत हो गई हमारी कि हम कोई नुकसानदेह रास्ता अख्तियार करते। तो देखें इडियोमेटिक लैंग्वेज जो है ना, जब भी आप इडियम को यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो उसको ऐसे यूज़ करना होता है कि उसका मीनिंग जो है ना वो सेंटेंस के अंदर क्लियर हो जाए। जैसे अब मैंने आपको सेंटेंसेस में यूज़ करके दिखाया तो आपको क्लियर मीनिंग पता चल रहा है कि जी हाँ यहाँ पे हमने इडियम को इस तरह यूज़ किया है। ये नहीं होना चाहिए कि आपका सेंटेंस बस इडियम पे ही ख़त्म हो जाए। ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ड, अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, उर्दू में इसको कहते हैं। ही इज़ ऑलवेज ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्प्ड, वो हमेशा अपनी तारीफ़ें करता रहता है। ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ही इज़ ऑलवेज ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट अबाउट हिज सक्सेस, वो हमेशा अपनी कामयाबी की तारीफ़ें करता रहता है। नेक्स्ट है जी ब्लू ब्लड, आला खून को कहते हैं, आला नस्ल से ताल्लुक़ रखने या शाही नस्ल से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले को कहते हैं। सो शी बिलोंग्स टू ब्लू ब्लड, वो आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल्दो ही हैज़ ब्लू ब्लड ही लिव्स अ सिंपल एंड हम्बल लाइफ, कि अगरचा तो वो एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, एक आला नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, ताहम फिर भी वो क्या करता है, एक सादा और आजिज़ाना ज़िंदगी गुजारता है। नेक्स्ट है जी बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक सदमा पड़ जाना या कोई गैर मुतवक्की ख़बर का आना, हम उस वक्त कहते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। हिज रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसी खबर आना जिसकी आपको तवक्को नहीं थी। ठीक है। सरप्राइज आ जाना आपके पास। तो जैसे उसका हीज़ रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि उस बंदे का जो रिज़ाइन करना था वो गैर मुतवक्के था, कि ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं कि वो रिज़ाइन करता, किसी के दिमाग में वहमो गुमान में भी नहीं था, बट सबको ये बात अजीब लगी कि उसने रिज़ाइन कर दिया। या इसके लिए एक और सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं हम, द न्यूज़ ऑफ हिज रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और ये भी कह सकते हैं कि हर सडन प्रमोशन वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि उसकी जो अचानक जो प्रमोशन हुई वो भी गैर मुतवक्के थी। नेक्स्ट है जी ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है कि एक कमरे में बहुत सारे लोग जमा है और कोई भी बात नहीं कर रहा, तो एक बंदा जो है वो आगे बढ़ता है और बात करना स्टार्ट करता है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए जो इडियम यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक द आइस। सो द टीचर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, कि टीचर ने क्या किया क्लास के अंदर खामोशी को तोड़ने के लिए एक मजाक या जोक सुना दिया। ठीक है, लतीफ़ा सुना दिया। नेक्स्ट आपके पास है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है वक्फे वक्फे से। ही वर्कड बाय फिट्स एंड स्टार्ट थ्रू आउट द ईयर, बग़ैर किसी मुस्तकिल मजाजी के, गैर मुस्तकिल मजाजी, जिस तरह के आप लोग करते हैं कि आज पढ़ लिया
अब आज तो बहुत पढ़ लिया है, अब 2 दिन बाद पढ़ेंगे, या अच्छा चलो कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और कल भी नहीं पढ़ी, फिर अगली कल आई फिर भी नहीं पढ़ा। तो आपके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स के वक्फे वक्फे के साथ पढ़ना, कंसिस्टेंसी का ना होना। तो आप कह सकते हैं ही वर्कड बाय फिट्स एंड स्टार्ट थ्रू आउट द ईयर, वो पूरा साल वक्फे वक्फे से काम करता था। या आप ये भी कह सकते हैं कि ही स्टडीड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सो ही कुड नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जाम्स, क्योंकि वो वक्फे वक्फे से पढ़ता रहा लिहाजा वो एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अगर आप भी इसी तरह वक्फे वक्फे से पढ़ते रहेंगे तो आप भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये था जी हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने कुछ वर्ड्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझने की कोशिश की और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स को जो बार बार रिपीट होते हैं उनको किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन वर्ड्स की और इन इडियम्स की समझ आ चुकी होगी। आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।